Hello students, welcome you all. Starting with the next lecture of simple harmonic motion. Last lecture हम लोगों ने कुछ spring mass system देखा था बेटा. वहाँ पे कुछ important points हमने देखे थे. सबसे पहले what is time period of spring mass oscillator या spring mass system? T is equals to, that is given by 2 pi under root of m upon k. Time period is directly proportional to mass and inversely proportional to k, that is force constant. Cleared with this? Okay. If the springs are connected in series, so हमने क्या लिखा था 1 upon k in series, k equivalent is equals to 1 upon k1 plus 1 upon k2 and if the springs are connected in parallel, तो हम लोग का जो kp का वैल्यू था वो था हमारा k1 plus k2. बच्चों आज का लेक्चर के लिए लास्ट लेक्चर प्लीज गो थ्रू करना, ठीक है बेटा. वो अगर अच्छे से हमको समझा रहेगा तो ही आज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा. तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूमेरिकल. क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे. उन्होंने कहा है अ मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 स्प्रिंग्स. अ मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 स्प्रिंग्स. इसका फोर्स कांस्टेंट k1 है, इसका फोर्स कांस्टेंट k2 है. जब ये स्प्रिंग से सस्पेंड किया तो टाइम पीरियड t1 आ रहा था. जब ये स्प्रिंग से सस्पेंड किया तब टाइम पीरियड कितना आ रहा था, t2. अब आगे क्या कहा उन्होंने, नाउ द सेम मास इज कनेक्टेड इन पैरेलल. Now the same mass is connected in parallel with these 2 springs. तब जो टाइम पीरियड आ रहा है ना बेटा वो आ रहा है TP. Cleared with this? Okay. अब आगे आ गया है similarly now they are connected in series and that time the time period is TS. So ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, तो हम लोग को फाइंड करना है TP in terms of T1 and T2 and TS in terms of T1 and T2. ये फाइंड करना है, ठीक है. तो स्टार्ट करें बेटा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है. चलो बढ़ते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे जो T1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, T इज इक्वल्स टू दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. सो कैन बी राइट दैट इज T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k. समझ रहे बेटा. सो बेसिकली ये पूरा कांस्टेंट है, दिख रहा है बेटा. 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और वही मास यहाँ से यहाँ तक है. सो कैन बी राइट दिस एज c अपॉन k, मतलब T स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन k वेयर c इज कांस्टेंट. क्लियर विद दिस. सो यहाँ पे जो T1 का वैल्यू होगा T1 का स्क्वायर वो क्या होगा c अपॉन k1. सो बच्चों यहाँ से ये लिख सकते हैं कि k1 का जो वैल्यू होगा वो होगा c अपॉन T1 का स्क्वायर. चलेगा? यस सर. सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, k2 का जो वैल्यू लिखोगे व्हाट इज k2 का वैल्यू, हम लिखेंगे c अपॉन T2 का स्क्वायर. चलेगा? यस सर. समझ रहा है बेटा. ओके. अब हमने जो स्प्रिंग्स है उसको कैसे कनेक्ट किया है, यस पैरेलल में कनेक्ट किया. और व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट होता है दैट इज k, उसका वैल्यू क्या होता है k1 प्लस k2. सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू kp इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2. लेकिन k और c का रिलेशन हमने कैसे फाइंड किया, t स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन k. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k के प्लस पे क्या लिखेंगे बेटा, k के प्लस पे क्या लिखेंगे c अपॉन t ना. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कांस्टेंट दैट इज c बराबर है अपॉन किसका स्क्वायर, टीपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा c अपॉन T1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा c अपॉन T2 का स्क्वायर. ओके, ये कौन सा सब में सेम है तो क्या होने वाला है, सो 1 अपॉन क्या मिलेगा बेटा, टीपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या मिलेगा T2 का स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, टीपी रेस टू -2 T1 raised to -2 and T2 raised to -2. That's it. Cleared with this? So when the two springs पहले इंडिविजुअली कनेक्टेड था, अब जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे एंड कनेक्टेड इन किस में बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, मतलब टीपी रेस टू -2 इज इक्वल टू T1 रेस टू -2 प्लस T2 रेस टू -2. इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों. ये ना टीपी का स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा टीपी का स्क्वायर 1 अपॉन टीपी का स्क्वायर. ओके, इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो T2 का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर क्रॉस किया. अब स्क्वायर वहां पे रूट बनेगा. सो 1 अपॉन टीपी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर the whole divided by T1 into T2 cross multiply. So TP will be equals to, या इन्वर्ट एंड करो उल्टा बोलो बेटा, अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर. सो अगर हमें T1 पता है तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर दिया रहेगा ना
इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स था, इसका 5 सेकेंड्स था, एंड जब दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5/2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखना, आई अगेन कम बैक टू दिस, कुछ रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए, बट बिफोर दैट यहाँ पे ध्यान देना। नाउ द टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जैसे बेटा हम लोग ने ये इक्वेशन, ये रिलेशन फाइंड किया, कौन सा वाला, टीपी का स्क्वायर इक्वल टू टी1 का स्क्वायर माइनस मतलब टीपी रेस टू -2 इज इक्वल टू टी1 रेस टू -2 प्लस टी2 रेस टू -2, या फिर ये वाला। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे देखना, सीरीज में क्या होगा। सीरीज में जो k का वैल्यू होगा 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस वेरी गुड, 1/ks इज इक्वल टू व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज 1/ks। ओके, नाउ k और t का रिलेशन कैसा, इनवर्स है। सो बेसिकली देखो ना, c/k क्या होने वाला है, t का स्क्वायर। सो कैन आई राइट ओवर हियर 1/k, देखो यहाँ पे 1/k इज इक्वल टू t²/c। हाँ सर वही होने वाला है ना, c/k। सो बेसिकली 1/k इज t²/c। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ts का स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर अपॉन c प्लस t2 का स्क्वायर अपॉन c। ये सब में कॉमन कांस्टेंट क्या होने वाला है, कैंसिल, c क्या होने वाला है, कैंसिल। तो जो स्क्वायर है वहां पे क्या बनेगा, रूट। सो बेसिकली अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ts का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। अगर आप एक मास को इंडिविजुअली कनेक्ट करके टाइम पीरियड t1 t2 मिल रहा है, और उसी को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। क्लियर विद दिस? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ts इज इक्वल टू, यस बच्चों कैरी ऑन, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। ओके, दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हम लोग को वहां पे डायरेक्ट अप्लाई करना है। क्लियर विद दिस? एनी डाउट ओवर हियर? नो सर। अब अगेन विल स्विच बैक टू दिस। सो t अंडर रूट ऑफ t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, देखो ना, तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो हम ये पे लिख सकते हैं कि tp इज इक्वल टू t1 मल्टीप्लाई बाय t2 अपॉन ts। देयरफॉर टाइम पीरियड इन सीरीज इनटू टाइम पीरियड इन पैरेलल इज इक्वल टू t1 t2। ये वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है याद रखने का। सपोज सीरीज का दिया है, डायरेक्टली पैरेलल का पूछा है, और इंडिविजुअली दिया है, बराबर है बेटा, तो ये कर सकता है हम लोग। कुछ डाउट है यहाँ पे, ये कंसेप्ट समझा बच्चों? तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। फर्स्ट, पैरेलल में अगर रहेगा तो ये सीन है, या फिर ये वाला याद रख सकते हो, या फिर ये वाला। एंट्रेंस में एक क्वेश्चन दिया था, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है बेटा। सीरीज में रहेगा तो या तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, या तो रूट में रहेगा। Okay, and TP into TS, that is time period in series, time period in parallel is equal to T1 into T2. Cleared with this? Yes. Copy. Yes. Next important question asking NEET 2017. ठीक है बेटा, हम यहाँ पे लिख देते हैं NEET 2017 का। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। A spring of force constant K, ठीक है, is cut into the lens का रेशियो क्या है, 1:2:3। ओके, सो बेसिकली हमारे पास एक स्प्रिंग था, इसको हमने ना 3 टुकड़ों में तोड़ा। कौन से लेंथ में, 1:2:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, अब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, they are now connected in parallel, and when you are connecting them in parallel the force constant is K double dash. So they are asking find the relation of K dash upon K double dash. ठीक है, very simple concept, pay attention over here. अब इसका लेंथ अगर L था, कितना था लेंथ, L। clear with this? So यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, pay attention over here. तो we can write L1 is to L2 is to L3 and that is given as 1:2:3। बराबर है ना बेटा? लेंथ को हमने तोड़ा है, लेंथ का रेशो, एंड वी हैव स्टडीड दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। K और L का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। इनका जो ग्राफ था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि K1:2 K2:2 K3 क्या मिलेगा, 1:1 1/2 1/3। ये कंसेप्ट समझो। लेंथ का रेशियो ये था ना, तो फिर फोर्स कांस्टेंट का रेशियो क्या रहेगा, इनवर्स में रहेगा, 1:3। क्लियर विद दिस? मतलब 1:1 1/2 1/3। अब इनका एलसीएम क्या है, 6 है,
सबको 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या मिलेगा 6:2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2। एनी डाउट ओवर हियर? सो K1:K2:K3 का रेशियो कितना है 6:2:3। सो कैन वी राइट K1 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 6K। बराबर है बच्चों, क्लियर दिस। K2 अगर कि हम कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं, ये कितना मिलेगा 3 और K3 कितना मिलेगा बेटा 2K। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये स्प्रिंग को हमने अगेन सीरीज में कनेक्ट किया। अब जब आप उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तीनों स्प्रिंग को, तो वो तो हमारा ओरिजिनल स्प्रिंग ही बनने वाला है। ओरिजिनल का टाइम पीरियड सपोज, ओरिजिनल का फोर्स कांस्टेंट सपोज K था, क्या था K। तो अब जब उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो, यस कैरी ऑन, कैसे कनेक्ट कर रहे हो सीरीज में। तो जब उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक के बाद एक ऐसा, तो वो तो हमारा ओरिजिनल पूरा ओरिजिनल स्प्रिंग बना ना बेटा। और जब ये ओरिजिनल स्प्रिंग बनेगा तो पहले का फोर्स कांस्टेंट मतलब K डैश इज इक्वल टू K होगा, K डैश इज इक्वल टू क्या होगा K होगा। और जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, किसमें कनेक्ट करेंगे बेटा पैरेलल में, सो क्या होगा इन पैरेलल व्हेन यू आर कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, तो कंसेप्ट समझना कुछ इस तरीके से काम करेगा। सो हमारा जो K डबल डैश होगा पैरेलल में फोर्स कांस्टेंट का डायरेक्टली ऐड करने का, दैट इज K1 प्लस K2 प्लस K3। सो व्हाट इज K1 ओवर हियर 6K प्लस 3K प्लस 2K, दैट इज इक्वल टोटल कितना मिलेगा 11K। ये हमारा K डबल डैश का वैल्यू आया। ठीक है, यस। सो क्या पूछा उन्होंने K डैश अपॉन K डबल डैश, दैट इज इक्वल टू K अपॉन 11K। सो ये K कैंसिल होने वाला है, फाइनली 1/11, दैट्स द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों सी। समझा, क्लियर है। सीरीज में 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2, बट जब इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो हमारा वो ओरिजिनल स्प्रिंग मिल रहा है। क्लियर विद दिस, इसलिए हमने उसको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, कॉपी। नेक्स्ट सम ओवर हियर एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग फाइंड द इक्विवेलेंट टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे K डैश फाइंड करना है। किस तरीके से, अगर हम ये दो स्प्रिंग्स को देखेंगे, हाउ आर दे कनेक्टेड, सर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड व्हेन टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा, सपोज इसको जब एक स्प्रिंग के इक्विवेलेंट देखेंगे तो यहाँ का जो फोर्स कांस्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा K, बिकॉज 2K एंड 2K आर इन सीरीज। सो क्या मिलता है बोलो बेटा 1/2K प्लस 1/2K होगा, दैट इज 2/2K, 2 कैंसिल होगा। या सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज में अगर यहाँ का K देखेंगे सिर्फ, तो यहाँ का K इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन और नीचे दोनों का एडिशन। याद आ रहा है बेटा, यस सर। किस तरीके से, बोलो बोलो 1/K1 प्लस 1/K2, वही किया हम लोग ने यहाँ पे। सो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे मिल रहा है 4K अपॉन ऊपर K स्क्वायर अपॉन 4K, कैंसिल करके हमको K आने वाला। तो यहाँ का जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है वो कितना है बेटा K। या फिर ये याद रखने का बेटा, जब भी दो स्प्रिंग होंगे, ठीक है, जिनका सेम फोर्स कांस्टेंट होगा, अगर आपने उसको सीरीज में कनेक्ट किया तो जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट होगा वो दोनों का हाफ होगा। ठीक है बच्चा, जैसे अगर K कनेक्ट किया सीरीज में तो फाइनल फोर्स कांस्टेंट विल बी K/2। अगर 2K कनेक्ट किया तो K, 3K कनेक्ट किया तो 3K/2। वैसे अगर आपने दो सेम स्प्रिंग को कनेक्ट किया जिनका सेम फोर्स कांस्टेंट है, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया ना तो फोर्स कांस्टेंट डबल हो जाएगा। जैसे K 2K इन पैरेलल ना, व्हेन यू आर कनेक्टिंग इन पैरेलल, जैसे 5K रिजल्टेंट विल बी 10K। ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ का K मिला, ओके। अब यहाँ पे हाउ आर दे कनेक्टेड, सर ये दो तो पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये दो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, समझ रहा है ना। सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 3K, क्या मिलेगा 3K। तो यहाँ का जो फोर्स कांस्टेंट K है और यहाँ का फोर्स कांस्टेंट कितना है बेटा 3K। नाउ ये एक स्प्रिंग देखेंगे, यहाँ पे दो स्प्रिंग के, हम सिर्फ एक ही स्प्रिंग देखेंगे जिसका फोर्स कांस्टेंट K। यहाँ पे दो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट में एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट 3K। नाउ ये K और ये 3K, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, अब ये वाला सिस्टम और ये वाला, समझ रहे ना बच्चों, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड नाउ इन यस पैरेलल। क्यों पता है ना बेटा, एक बीच में ब्लॉक मास है जिसका मास कितना बेटा m है, यहाँ पे एक स्प्रिंग और यहाँ पे एक स्प्रिंग, तो वो कैसे होता है बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ये लास्ट लेक्चर भी हमने देखा था। तो K एंड 3K
सो अगर जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो फाइनल जो के इक्विवेलेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, दोनों का एडिशन दैट इज इक्वल टू 4k। सो बेसिक जो टाइम पीरियड का टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। एम का वैल्यू तो सेम ही है, मास अपॉन के, यहाँ पे क्या आएगा के डैश। तो फाइनल जो हमारे टी का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्या मिलेगा बच्चों 4k। इफ यू वांट यू कैन टेक 4 का रूट जो भी है बाहर ले लेने का, तो बाहर 2 आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बच्चों m अपॉन के। सो ये 2 कैंसिल होने वाला है। सो फाइनली हमको क्या मिलेगा, यस पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के, दैट्स द फाइनल वैल्यू। याद रहेगा। अगर यहीं पे फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन कैसा होता है, दैट इज 1 अपॉन टी। तो इसको उल्टा लिखेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो आंसर आएगा 1 अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, 1 अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ठीक है, यस कॉपी। और स्प्रिंग इज गिवन, उसका टाइम पीरियड टी नॉट था। अब वो स्प्रिंग को हमने कितने पार्ट में कट किया बेटा, द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट such that the length are in the ratio 2:3. Okay, the time period of the same block with block same है मतलब m same रहेगा, the time period of the same block with smaller part of the spring. So basically अगर हम ये स्प्रिंग को, अगर एक हमारा स्प्रिंग था बेटा, तो ये जो स्प्रिंग है इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा, एक और ये, इनका लेंथ का रेशियो क्या है, ये क्या है बेटा 2:3 बराबर है बच्चों। मतलब ये 2 पार्ट है और ये कितना पार्ट है 3 पार्ट। तो बेसिकली टोटल 2 + 3 कितना होता है, यस 5। तो सपोज अगर मैंने ये लेंथ 5L लिया तो ये कितना होगा, ये 2L होगा और ये 3L होगा। देखो ना जब जोड़ोगे तो 2 + 3 कितना होने वाला है 5। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आता है ना बेटा, तो टोटल लेंथ वही ले लेने का, क्लियर विद दिस दोनों का एडिशन। तो ये 2L होगा, ये कितना होगा 3L होगा। सो बेसिकली उन्होंने पूछा है ये वाले का, क्या पूछा बच्चों, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सेम ब्लॉक विद स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। मतलब स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग ये वाला पार्ट है ना, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। मतलब जब हमने ब्लॉक को यहाँ पे कनेक्ट किया था ऑफ मास एम, तो टाइम पीरियड सपोज टी आ रहा था या टी नॉट आ रहा था। व्हाट इज टी नॉट का वैल्यू, टी नॉट का वैल्यू विल बी 2 पाई, मास कितना था m था, अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा 5L। तभी लेंथ हमने 5L लिया था, अब लेंथ कितना है 2L। क्लियर विद दिस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। फोर्स कांस्टेंट क्या था बच्चों, k था ना, तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हम k1 लिखेंगे, क्या k लिखेंगे, क्योंकि तब यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट था वो कितना था बच्चों k था। क्लियर विद दिस, ओके जस्ट बराबर है। ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट कितना था k था। नाउ बेसिकली हमने ये देखा है कि t और k का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। सो वी नो दैट कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट k, यस और नो। एंड वी हैव स्टडीड दैट k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जितना ज्यादा लेंथ रहेगा बेटा उतना कम k रहेगा, जितना कम लेंथ रहेगा उतना ज्यादा k रहेगा। सो k और l का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। सो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l। t l के साथ कैसा रिलेशन रखता है, डायरेक्टली। देखो ना t और रूट k का रिलेशन कैसा, इनवर्स है, और k और l का रिलेशन इनवर्स है। समझ रहे ना बेटा, तो ये क्लियर विद दिस, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l, है ना। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बोलो बच्चों t1 अपॉन t2, या फिर हमको ये फाइंड करना है ना, सपोज इसका टाइम पीरियड हम t डैश लेते हैं और यहाँ का t नॉट। सो हम क्या लेंगे, t डैश अपॉन t नॉट इज इक्वल टू लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है, यस डायरेक्टली। तो यहाँ का लेंथ कितना है 2L और वहाँ का लेंथ कितना था 5L। तो ये L कैंसिल होगा, तो दैट इज t डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2/5 मल्टीप्लाई बाई t नॉट। एनी डाउट ओवर हियर। सिमिलरली इफ दे आर आस्किंग इसका टाइम पीरियड बताओ, तो क्या लिखोगे, यस वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ 3/5 इंटू टी नॉट। समझा, क्लियर विद दिस, ओके कॉपी। Next question, we are having over here 3 springs. A particle of mass m is attached to 3 identical spring A, B and C, each of force constant K as shown in the figure. Okay, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास कितना है बेटा m हमने assume किया है यहाँ पे। If the particle of mass m is pushed slightly against A and released, then the time period of oscillation is, means ये जो particle of mass m है इसको हमने क्या किया, यहाँ से ना slightly नीचे की तरफ push किया, and when we are pushing it and we are slightly releasing it, what will be the time period of oscillation? Now how to proceed further, pay attention over here। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से सॉल्व करना है, कंसेप्ट देखना अभी यहाँ पे। अब बेसिकली बाकी है ना 3, जैसे A, B एंड C, तो हमने ये O को ना यहाँ से यहाँ तक लेके आए रहेंगे, O पोजीशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया रहेगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, नीचे की तरफ पुश किया। अब अगर नीचे की तरफ पुश किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन आएगा,
और स्प्रिंग क्या होगा बच्चों, एलोंगेट होगा, मतलब यहाँ पे एलोंगेशन आएगा और यहाँ पे एलोंगेशन आएगा। किस तरीके से कंसेप्ट को आगे बढ़ेंगे ध्यान देना बेटा। ये पहला हमारा रेफरेंस पोजीशन था जिसको हम ओ कहेंगे, बराबर है। अब हमने क्या किया, ओ को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहे, सच जो हमारा जो स्प्रिंग था बेटा वो क्या होने वाला है, कॉम्प्रेस होने वाला है। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से बनेगा, हमारा जो स्प्रिंग है वो ऐसे कॉम्प्रेस हो गया। क्या हो गया बेटा, कॉम्प्रेस हो गया। तो स्प्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से कॉम्प्रेस होने वाला है। कौन सा, ए। द मास इज पुश्ड अगेंस्ट ए, मतलब नीचे की तरफ आएगा। कितना नीचे ला रहे हैं हम लोग उसको, यहाँ से लेके यहाँ पे। ये इनिशियल ओ पोजीशन था, अब ये फाइनल हमारा, सपोज इसको हम ओ डैश कहेंगे, बराबर है। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सटेंशन आ रहा था वो सॉरी, ठीक है बच्चों, कंप्रेस हो रहा था। कितने से कंप्रेस हो रहा था, एक्स से कंप्रेस हो रहा था। अब जब ये पोजीशन यहाँ पे आएगा तो ये जो स्प्रिंग होगा ये थोड़ी यहाँ पे रहेगा, ये ऐसे आएगा ना कुछ इस तरीके से। ये जो सपोर्ट्स है वो यहीं पे रहेंगे जहाँ पे ये ऑलरेडी थे। तो सपोज बेसिकली बच्चों हमने यहाँ पे प्लॉट करके रखे, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे थे। सो बेसिकली ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्रिंग को जिस तरीके से यहाँ पे बनेगा, बराबर ना, वही पॉइंट्स है। तो यहाँ पे ये सेकेंड स्प्रिंग में क्या आने वाला है बेटा, यस कैरी ऑन। क्या होगा, ये स्प्रिंग में क्या होगा बेटा, ये स्प्रिंग एलोंगेट होगा, ये भी ऐसा कुछ एलोंगेशन आएगा, बराबर। सिमिलरली ये भी स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक आएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझना, प्रैक्टिकली सोचो इसको। क्लियर विद दिस, ओके, समझ रहा है बेटा। तो ये भी स्प्रिंग क्या हो रहा है बच्चा, एलोंगेट हो रहा है। तो ये दोनों स्प्रिंग क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। ओके, यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, ये स्प्रिंग में कंप्रेशन कितने का आ रहा है, एक्स का आ रहा है। क्लियर विद दिस, ओके, बेसिकली, ठीक है। तो ये कौन सा स्प्रिंग है, सी, और एक कौन सा स्प्रिंग है बच्चों, बी। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है। ये हमारा ओरियल पोजीशन था। अब इसको नीचे प्रेस किया तो ये आए, यहाँ से इस तरफ बन रहा है, यहाँ से इस तरफ बन रहा है। क्लियर विद दिस, ओके। ये एंगल की तरह 90 था, तो ये एंगल बेसिकली हमारा अप्रोक्सीमेटली 45 बनेगा, और ये अप्रोक्सीमेटली भी एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। क्लियर विद दिस, कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना बेटा, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अगर आपने इसको नीचे की एक्स से नीचे क्या किया, यस, कंप्रेस किया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स, हमने उसको नीचे कंप्रेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको जहां पे है उसको वहीं पे लेके जाने का ट्राई करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, मतलब ये स्प्रिंग पे रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। कितना, के मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है ना बेटा। समझा, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है। तो ये लोग चाहेंगे कि ये स्प्रिंग को जैसे था वैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके जाए। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज के इंटू वाई। सपोज ऐसे, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ये भी ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज के इंटू वाई। मतलब ये एलोंगेट हुआ है ना, तो ये चाहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके, ये चाहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके। मतलब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे के वाई लग रहा है और यहाँ पे ऐसे के वाई लग रहा है, वेयर वाई इज एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है, देखो यहाँ पे कंप्रेशन एक्स का था, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अब यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। सो ओ से अगर हम देखेंगे बेटा बेसिकली कुछ इस तरीके से, ये भी कितना हो गया बच्चों, बेसिकली 90 डिग्री। सो है ना, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों इक्वल है। सो पहले ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग यहाँ पे था इन रिलैक्स पोजीशन, बराबर है बच्चों। अब इतना एक्सटेंशन आ रहा है, इसको हम वाई कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये ओ डैश है, सपोज इसको हम पी कहेंगे, इसको भी क्यू कहेंगे। सो इसमें एक्सटेंशन कितने का आ रहा है, पी ओ डैश का, और इसमें कितने का आ रहा है, क्यू ओ डैश का। यहाँ पे भी एक्सटेंशन कितना कहेंगे, वाई कहेंगे, एंगल सेम है। सो बेसिकली अगर हम ये ट्राइंगल देखेंगे, अगर ये 90 है, बराबर है, ये पोजीशन हमारा ओ, इनिशियल पोजीशन था ओ, यहाँ से इसको यहाँ पे कंप्रेस किया, ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, अगर ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये कौन है, 45 है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस यस, ये कौन सा साइड हो गया फिर, ये 90 के सामने, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, है ना। तो बेसिकली अगर ये x है तो बाजू वाला क्या बनेगा, x cos 45। सो यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू क्या होगा, x इंटू कॉस 45, x इंटू कॉस 45 मतलब x अपॉन रूट 2। तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, पता चल रहा है, x अपॉन रूट 2। क्लियर विद दिस, यहाँ पे कुछ डाउट है, नो सर। अब कॉन्सेप्ट देखना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझाना बेटा, y का वैल्यू कितना आएगा, x अपॉन रूट 2। मतलब बेसिकली अगर इसमें x का कंप्रेशन आ रहा है तो इसमें x अपॉन रूट 2 का एलोंगेशन आ रहा है, और इसमें x अपॉन रूट 2 का एलोंगेशन आ रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से सब कंसेप्ट देखना कुछ सही। सो बेसिकली अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, बराबर है बच्चों, कितना लग रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स, के वाई। यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, यस यस यस, कितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, के वाई, ठीक है। सो बेसिकली के वाई इन दिस डायरेक्शन। सो ये के वाई को मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ,
ये वाला कंपोनेंट बनेगा, बराबर है ना। ये वाला क्या बनेगा, के वाई कॉस 45, और ये वाला क्या बनेगा, के वाई साइन 45। सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट, यहाँ पे बनेगा के वाई कॉस 45 और यहाँ पे क्या बनेगा, के वाई साइन 45। तो इसका के वाई साइन 45 इसके के वाई साइन 45 को कैंसिल करेगा। सो नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन दिख रहा है ना बच्चों, क्लियर विद दिस, अलोंग दिस डायरेक्शन कितना है बेटा, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स बराबर है प्लस के वाई कॉस 45 प्लस के वाई कॉस 45। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स इसलिए माइनस, दैट इज इक्वल टू यस कैरी ऑन के वाई के एक्स हो गया, के वाई कॉस 45 के वाई कॉस 45 दैट इज इक्वल टू 2 के वाई कॉस ऑफ 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स प्लस 2, के का वैल्यू नाही माहिती आपल्याला, तीनों का फोर्स कांस्टेंट सेम ही है छोड़, y का वैल्यू कितना है x अपॉन रूट टू, x अपॉन रूट टू, कॉस 45 इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट टू। सो देखो ना ये 2, ये रूट टू क्या होने वाला है, कैंसिल, रूट टू 2 गया। सो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के एक्स कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 के एक्स। सो बेसिकली यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू ये मिल रहा है, हाँ या ना, एफ नेट इक्वल टू के एक्स, मतलब यहाँ पे जो के प्लेस पे वो के डैश ले लेते, के डैश कितना यहाँ पे 2k, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है वो कितना 2k है। तो फिजिकली टी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के, या फिर हम क्या करेंगे इसको इक्वेट करेंगे, किसका इक्वेट करेंगे, यस एफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स, बराबर है ना बच्चों। तो इसको हम ये लिख सकते हैं m इंटू है दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है। अब डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, आंसर वही आने वाला है, या फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ, दैट इज एम ए का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय एक्स, बराबर। तो a का वैल्यू कितना होता है, माइनस 2k अपॉन m, देखो ना एस एच एम की पहचान हो गई। तो ये क्या हो गया, ये जो होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है, दैट इज 2k अपॉन m, तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन m, बराबर है। तो t का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k, दैट्स द फाइनल आंसर। या डायरेक्टली k डैश का वैल्यू 2k निकाला और t का वैल्यू लिख सकते हैं ना, t का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k डैश के प्लस पे 2k, डायरेक्टली ये लिखा तो भी चलेगा। ओके, या फिर सॉल्व करके एग्जाम में ये लिखो, डायरेक्टली होने वाला है। कंसेप्ट समझा बच्चों, कुछ डाउट है यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the assumption of no slipping, determine the mass m of the block which must be placed on the cart of 6 kg that the system का time period है, it is given as 0.75 seconds. So it is performing simple harmonic motion with a time period of 0.75 seconds. उन्होंने बोला है कि कितना kg का मास हम इसके ऊपर रख सकते हैं such that ये ना स्लिप नहीं हो सकते, मतलब विद द assumption नो स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए। यस, टी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसका ये क्या, स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो कितना दिया, 600 न्यूटन पर मीटर। पर टी का फॉर्मूला टी इज गिवन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यस बच्चों, एम अपॉन के, यहाँ पे एम मतलब टोटल मास, टोटल मास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है टोटल मास, एम अपॉन 6, सॉरी एम और 6 है तो हम उसको लिखेंगे एम प्लस 6। ओके, सो व्हाट इज टी का वैल्यू, दैट इज 0.75, दैट इज 3 अपॉन 4, समझा ना बेटा, 0.75 दैट इज 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या होगा, पाई अंडर रूट ऑफ एम प्लस 6, और ये के का वैल्यू कितना दिया 600, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या मिलेगा पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में एम प्लस 6 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा बेटा 600। कुछ डाउट है, पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 10 इंटू एम प्लस 6 अपॉन क्या होगा 600, दैट इज 0 0 क्या होने वाला है, कैंसिल, 4 1 जा 4 कितना जा 15 जा, बराबर है बेटा 15 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है ना। तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलने वाला है, दैट इज 15 इंटू 9, दैट इज 225 अपॉन 6, सॉरी 135 अपॉन 16, ठीक है। सो वी आर हैविंग ओवर 135 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू m प्लस 6, तो m प्लस 6 16 1 जा 16 16 2 जा 32 कितना 16 समथिंग 8 जा कितना होता है 128, तो 7 बचा ना, 16 4 जा, सो 8.4, अब कितना बचा 16 4 जा 64, तो 6 बचा 16 3 जा, सो 8.43, तो m का वैल्यू कितना आएगा 8.43 माइनस 6, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली हम 2.43 लिख लेंगे,
ठीक है ना बेटा, दैट इज इतना केजी का मास हम रख सकते हैं सो दैट यहाँ पे कुछ स्लिपिंग होने वाला नहीं है, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट पूछा उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस फॉर व्हिच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप रिलेटिव टू द कार्ड इफ द कार्ड इज डिस्प्लेस्ड बाय 50 mm। मतलब आपने कार्ड को कितने से डिस्प्लेस किया, 50 mm से डिस्प्लेस किया, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम आप उसको 50 mm से डिस्प्लेस कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं, 50 mm। 50 mm उसको मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता है, दैट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। इतना एम्पलीट्यूड सब उसको डिस्प्लेस कर सकता है, ओके। ये गिरना नहीं मांगता, बराबर है। अगर सपोज हमने उसको अंदर की तरफ डिस्प्लेस किया, बराबर है बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे काम करेगा, क्योंकि देखो अगर इसको अंदर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे, कंसेप्ट देखना, अभी ये ब्लॉक है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा अंदर की तरफ है, बराबर है, ये ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स का इसके ऊपर सूडो फोर्स इस तरीके से काम करेगा। कंसेप्ट समझ रहा है ना। अगर ये अंदर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, बराबर है, तो ये कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाने का ट्राई करेगा विद सेम एक्सेलरेशन है, ओके। तो फ्रिक्शन कहां पे काम करेगा, इस तरफ काम करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एफ आर कहेंगे। पापा बॉडी ऊपर है ना, ओके। अगर ये ब्लॉक है, बराबर है, अगर इसको क्या किया मैंने, इसको ऐसा पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया, तो ये जो ऊपर वाला था, बराबर है बच्चों, ये ब्लॉक था, इसको मैंने आगे की तरफ डिस्कस करेगा, तो ये कहाँ आएगा, ये पीछे की तरफ आएगा सूडो फोर्स की वजह से। तो बेसिकली अगर ये अंदर जा रहा है 0.5 mm से, तो ये किसकी तरफ जाने का ट्राई करेगा, पीछे की तरफ विद एक्सेलरेशन है। जितने से ये अंदर जाएगा उतने से कहाँ चलने का ट्राई करेगा, बाहर। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स। लेकिन क्या होगा, कब तक नहीं गिरेगा, जब तक अभी फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, अंदर की तरफ। दैट मींस जब यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स और ये सूडो फोर्स दोनों क्या होगा, इक्वल, या फिर फ्रिक्शन क्या होना मांगता है, ज्यादा होना मांगता है, मतलब कब नहीं गिरेगा, टू अवॉइड, बराबर है ना बच्चों, टू अवॉइड स्लिपिंग द फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास इनटू ये एक्सेलरेशन, बराबर है बेटा, ओके। अब पे अटेंशन होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय m इनटू g। अरे बेटा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मास इज m, और एक्सेलरेशन, बेटा कितना एक्सेलरेशन, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम a तक जाना मांगता है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू, बेटा a ओमेगा स्क्वायर, बराबर है ना बच्चों, 0.5 mm, मतलब कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन जा सकता है, दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे नहीं गिरा तो ये कभी नहीं गिरने वाला है, क्लियर विद दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन रह सकता है, बराबर है ना। सिर्फ अगर इसने इसको बैलेंस कर लिया, अवॉइड, बराबर है ना बच्चों, तो कभी नहीं गिरेगा, समझा। तो अवॉइड स्लिपिंग, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इससे क्या होना मांगता है, ज्यादा होना मांगता है, ए मैक्स ही ले लेने का, ठीक है। तो ये m ने m को मार दी, तो म्यू का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, a ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, दैट्स इट, क्लियर विद दिस, जस्ट पुट करते हैं। तो बेसिकली म्यू का जो मिनिमम वैल्यू होगा, बाकी सब तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, म्यू का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, a का वैल्यू कितना दिया, 50 into 10 to the power -3 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, यस ओमेगा मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और g का वैल्यू कितना ले लिया हम लोग ने, अप्रॉक्सीमेट 10। सो म्यू मिनिमम कितना मिलेगा, 50, ये 0 कैंसिल, 5 into 10 to the power -3 into 4, पाई स्क्वायर को क्या ले लेंगे, अप्रोक्सीमेटली, यस कम ऑन, बराबर है 10, ओके, अपॉन टी का स्क्वायर, टी का कितना दिया है 3/4, सो 0.75 ना, दैट इज 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16, बराबर है 9/16। अब 4 into 5 कितना होता है 20, बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है, इंटू ये 10, तो ये 200 होगा, इंटू 10 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय 16/9, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये 2 0 ने इसको मार दी, सो 16 2 सा कितना होता है 32/9, और 10 to the power -1 होगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, -1 हटा के 3.2 चलेगा ना, 3.2, तो 9 0 सा 0, 32, 9 3 सा 27, 5 बचा, 9 5 सा 45, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, दैट इज 0.35, वेरी गुड। तो आंसर कितना है 0.35। तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू 0.35, इतना या इससे ज्यादा रहेगा ना फ्रिक्शन, मतलब म्यू, तो ये नहीं गिरेगा, इससे कम रहेगा तो ये गिर जाएगा। कंसेप्ट समझा, यस। Yes, starting the next question. The right block collides with the left block and sticks to it. Find the amplitude of resulting SHM. ठीक है, बेसिकली ये मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v, आके यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। तो जब ये यहाँ पे आके कोलाइड करेगा, बराबर है, ये तो कौन से पोजीशन पे, ये अपने मेन पोजीशन पे, ये अपने कौन से पोजीशन पे बेटा, मेन पोजीशन पे,
मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा, बराबर है, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे फिलहाल, ओके। जब ये आके यहाँ पे इसको कोलाइड करेगा, क्या करेगा बच्चों, कोलाइड करेगा, तो एट मेन पोजीशन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो था पहले, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, देखो ये भी मूव हो रहा था विद कांस्टेंट वेलोसिटी और ये मेन पोजीशन पे था, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो था। सो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। एंड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या कहेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम था, सिर्फ ये मूव हो रहा था, ये तो रेस्ट पे था, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था, इसका मास है 2m इंटू उसका वेलोसिटी इज बर्ड वी, बराबर है बच्चों, या v ले लेते हैं। आफ्टर कोलिजन व्हाट इज मोमेंटम ओवर हियर, टोटल मोमेंटम। नाउ दे आर स्टिकिंग टुगेदर, बराबर है, एंड व्हेन दे आर स्टिकिंग टुगेदर दे विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी, लेट दैट कॉमन वेलोसिटी बी v या v डैश, लेट दैट कॉमन वेलोसिटी बी v या v डैश ले लिया हम लोग ने, क्लियर विद दिस। नाउ दे आर स्टिकिंग टुगेदर, बराबर है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो क्या होगा यहाँ पे, यस यस कैरी ऑन, तो टोटल क्या होगा, मास क्या होगा m प्लस 2m, एंड दे आर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे v डैश लिखेंगे। सो बेसिकली हमारा क्या होने वाला है, दैट इज 2m इंटू वी इज इक्वल टू 3m मल्टीप्लाई बाय v डैश, तो ये m ने m को मार दी, सो v डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2v अपॉन 3, एक इसका वैल्यू है v डैश का, क्लियर विद दिस। मतलब जब वो दोनों आफ्टर कोलिजन यहाँ पे जिस स्पीड से वो लोग निकला था, वो कौन सा वैल्यू, क्या स्पीड था, v डैश, जिसका वैल्यू कितना बेटा, 2v अपॉन 3, ओके। अब कब तक आगे चलेगा, जब तक इनका वेलोसिटी क्या नहीं होता, जीरो। मतलब ये यहाँ से मैक्सिमम आगे कब तक चलेगा, जब तक इनका वेलोसिटी क्या नहीं होता, जीरो। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये सपोज ये पॉइंट आया, ये पॉइंट पे इनका वेलोसिटी, ये पॉइंट को अगर ओ कहेंगे तो ये पॉइंट को सपोज ए कहेंगे, तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होने वाला है, जीरो। वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब ये दोनों, ये पूरा दोनों अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है। एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर है ना बच्चों, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, ओके यस। अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सा एनर्जी होता है सर, एक्सट्रीम पोजीशन में सिर्फ एक ही एनर्जी होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पे कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी एट ओ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ओ इज इक्वल्स टू यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पोजीशन पी या ए, बराबर है ना बच्चों। ओ पे टोटल क्या था, ओ पे कैसे था, ओ जो पोजीशन है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, बिकॉज वो इनिशियली उनकी मेन पोजीशन से, बराबर है। आगे कब तक आगे चलेंगे, इक्विलिब्रियम, मतलब आगे कब तक चलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो ओ पे क्या था, ओ पे सिर्फ उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू टोटल मास, सिस्टम का टोटल मास कितना है, m प्लस 2m इंटू कॉमन वेलोसिटी दैट इज v डैश का स्क्वायर, बराबर है ना। ओ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी रहेगा, ओ पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और ए पे कौन सा एनर्जी रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल रहेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू k मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे व्हाट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x क्या आएगा यहाँ पे, a का स्क्वायर। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ इनटू, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3m इंटू वी डैश का स्क्वायर। वी डैश कितना है, 2v अपॉन 3, बोलो, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4v स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा 9 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे k क्या है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, तो k मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, a का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या मिलने वाला बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3, कितना जा बेटा, 3 जा। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। और कुछ डेटा दिया गया यहाँ पे नहीं, ठीक है। सो बेसिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी फाइनली हमें ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 2 2 जा 4, 4v स्क्वायर अपॉन 3k, 4v स्क्वायर अपॉन 3k, और m भी ऊपर ही है और m ऊपर है, तो ये वहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे रूट बनेगा 4 का 2v m अपॉन अंडर रूट ऑफ 3k। सो फाइनल आंसर इज क्या है बेटा, 2v अंडर रूट ऑफ m अपॉन 3k, या 2 अंदर रखना तो भी चलेगा, 4m अपॉन 3k, और ये बाहर भी रहेगा। क्लियर्ड, यस, कॉपी। यस, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला उन्होंने यहाँ पे, अ ब्लॉक
स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वॉल एंड मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड v, बराबर है बच्चों. ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन. यहां से लेके यहां तक मूव हो रहा है, बराबर है. तो टोटल जो टाइम पीरियड फाइंड करने बोला है. अब किस तरीके से होने वाला है. सपोज ये पोजीशन को हम ए लेंगे. सो ब्लॉक हमारा पहले ए से ओ तक जाएगा, फिर इस स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, बराबर है बच्चों. स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस. सपोज यहां तक पहुंचेगा. जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है, समझ रहा था. ब्लॉक हमारा यहाँ पे पहुंचा. अब अगेन क्या होगा, ये यहां से यहां तक आएगा, क्लियर है. मतलब ए से ओ से सपोज पी तक, फिर पी से अगेन ओ तक, फिर ओ से अगेन ए तक. समझा क्या बोला. पहले ब्लॉक यहां से यहां तक जाएगा. अब ये यहां से यहां तक जा रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हैं. मतलब ए से टाइम जितना ओ तक लगेगा उतना टाइम ओ से ए तक लगेगा. सो जितना टाइम उसको ए से ओ तक लग रहा है, सपोज यहां से टी लग रहा है, तो ओ से ए तक भी उसको टी1 ही लगेगा. नहीं समझा, क्लियर विद दिस. सो ए से ओ कितना टाइम लग रहा है उसको, ए से उसको टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर विद दिस. so time equal to distance upon speed because it is moving with constant velocity. velocity constant, distance equal to speed into time. तो distance कितना ट्रैवल कर रहा है ए से ओ l, टाइम कितना लग रहा है t1, स्पीड कितना v है. तो मैं लिख सकता हूँ कि t1 का वैल्यू इज इक्वल टू l अपॉन v. सेम, बराबर है. तो उसको ए से o और o से a कितना टाइम लगा बच्चों, जाने के लिए l अपॉन v, आने के लिए l अपॉन v, बराबर है बच्चों. तो बेसिकली यहां से उसको यहां तक लग रहा है 2l अपॉन v. ये फर्स्ट पॉइंट समझो. अब उससे स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया. तो अभी ना ब्लॉक के कंसेप्ट से नहीं, हम स्प्रिंग के कंसेप्ट से पढ़ते हैं. बट स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर. अब बेसिकली हमने ये तो पढ़ा है सर, हाँ ये स्प्रिंग कौन सा पोजीशन में था सर, ये रिलैक्स पोजीशन में था. मैंने इसको कंप्रेस किया तो हमारा स्प्रिंग को जिस तरीके से होगा व्हेन दे आर कनेक्टेड, बराबर है. अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, बराबर है. फिर यहाँ से यहाँ तक ये एलोंगेट होगा, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा. सो पूरा जाके आना, दैट इज वन ऑसिलेशन, बराबर है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लॉक सिर्फ स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है और मेन पोजीशन पे लाके ब्लॉक इज सेपरेटिंग फ्रॉम द स्प्रिंग. दैट मींस ये स्प्रिंग ने वन ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. वन ऑसिलेशन कब होगा, कंप्रेस होगा, मेन पोजीशन, एलोंगेशन, अगेन मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, कंप्रेस, मेन पोजीशन, एलोंगेशन. समझ रहा है ना. मेन से उसको कंप्रेस किया, फिर मेन पे लाया, फिर एलोंगेट हुआ, फिर मेन पे हुआ. दैट इज वन ऑसिलेशन. यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, मेन से कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस से मेन हो रहा है, और जब वापस जब मेन पे आ रहा है तब ब्लॉक क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये स्प्रिंग था ऐसा कुछ इस तरीके से और ये ब्लॉक था, तो ब्लॉक क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है एंड अगेन यहाँ पे और एंड ब्लॉक इज गेटिंग सेपरेटेड. दैट मींस यहाँ से आता टाइम t1 है, यहाँ से आता टाइम t2, t1, मतलब बेसिकली क्लियर विद दिस. तो बेसिकली यहाँ पे स्प्रिंग इज नॉट, मतलब जो ये स्प्रिंग मास ऑसिलेटर अगर हम देखेंगे तो इट इज नॉट कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, इट इज कंप्लीटिंग हाफ ऑसिलेशन. सो पूरे एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कितना लगता है t, तो हाफ के लिए कितना लगेगा, यस हाफ के लिए लगेगा t/2, बराबर है. तो बेसिकली अगर हम इसको देखेंगे, व्हेन ब्लॉक एंड स्प्रिंग मूव्स टुगेदर, ये जब टुगेदर अंदर जा रहा है, सो टाइम कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू, सपोज उसको t2 लिखूंगा एंड दैट इज इक्वल टू t/2, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, इट इज कंप्लीटिंग, कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, इट इज कंप्लीटिंग हाफ ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन देखो ना, मीन, कॉम्प्रेस, मीन, एलोंगेट, मीन, दैट इज वन ऑसिलेशन. क्लियर विद दिस. हमने पढ़ा है ना बेटा, देखो ना मीन से ये वन ऑसिलेशन हुआ नहीं, ये वन ऑसिलेशन हुआ. क्लियर विद दिस. तो यहां से यहां तक जाके अगेन ऐसा आ रहा है, दैट इज हाफ ऑसिलेशन. ठीक है. सो t/2, व्हाट इज t ओवर हियर, t का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, t का फॉर्मूला होता है 2 pi अंडर रूट ऑफ m अपॉन के. ठीक है. 2 कैंसिल होने वाला है, सो पाई. तो जब मतलब बेसिकली उसको O से P और P से O तक आने को जितना टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है उसको, इतना टाइम लग रहा है t2, बराबर है. तो बेसिकली यहाँ पे टाइम किस तरीके से गिनेंगे, देखो A से O कितना लगा उसको, टोटल टाइम टेकन इज L/V, फिर O से P, P से O कितना है, प्लस पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के, एंड अगेन O से A, अगेन देखो ना, पहले A से O, फिर O से P
P से O ये हो गया, और अगेन क्या होगा, अगेन क्या होगा, O से A, O से A कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम उसको आने को लगा उतना टाइम जाने को, बिकॉज द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा उसको, L अपॉन क्या लगेगा, V लगेगा। तो टोटल क्या फार्मूला, 2L अपॉन V प्लस पाई अंडर रूट ऑफ M अपॉन K, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी। अगेन आस्क इन एंट्रेंस एग्जाम, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द ब्लॉक इज पासिंग थ्रू इट्स मेन पोजीशन। पहले ये अकेला ही सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, सो व्हेन ये अलोन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यस बच्चों, m बड़ो m अपॉन k, ये इनिशियल टाइम पीरियड था। ओके, जब अकेला परफॉर्म कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब उसका वेलोसिटी कितना था, v नॉट। दैट मीन्स v नॉट को हम क्या लिखेंगे, v नॉट इज नथिंग बट a मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, बराबर है। ओके, व्हाट इज ओमेगा ओवर हियर, यस कैरी ऑन, व्हाट इज ओमेगा ओवर हियर, सर ओमेगा अंडर रूट ऑफ k बाय m, सो अंडर रूट ऑफ k अपॉन बड़ो m, ये किसका वैल्यू है, v नॉट का। ठीक है, ये जब अकेला परफॉर्म कर रहा था, दिस इज केस 1। अब क्या बोला है, when the block is passing through its equilibrium position, when the block is passing through its equilibrium mean position से जब ये पास हो रहा है, an object of mass m is put on it। मतलब जब ये मीन पोजीशन, सपोज ये मीन पोजीशन जब ये पास हो रहा था, तो एक ब्लॉक इसके ऊपर पुट किया, एक ऑब्जेक्ट पुट किया जिसका मास कितना था बच्चों, छोटो m, एंड बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ में मूव होने का चालू हुआ। फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड एंड न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, क्लियर विद दिस। अब कैसे करेंगे, पे अटेंशन ओवर हियर। सर now both is moving with common velocity, बराबर है, and let that common velocity be v, है ना। सो जब देखो क्या हो रहा है, कौन सा पोजीशन की बात हो रही है बच्चों, इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इक्विलिब्रियम पोजीशन का कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो होता है। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम कंसेप्ट है। Since net force is equal to zero, so conservation of momentum क्या कहता है, इसलिए अब external force हो जीरो होगा, momentum conserve है। Before collision जब ये नहीं था तो क्या आता, m into v नॉट, अकेला मूव हो रहा था। अब देखो ना बेटा, पहले ये ब्लॉक अकेला मूव हो रहा था, तो जब ये मीन पे था तो इसका वैल्यू m into v नॉट, इसके ऊपर पटक करके ये गिरा, तो टोटल मास कितना हो गया, m into छोटो m, और दोनों मूव होगा विद द कॉमन वेलोसिटी v। पहले m into v नॉट, ये गिरा तो अभी स्पीड क्या होगा, कम होगा ना। ठीक है, तो क्या मिलेगा, दैट इज बिफोर कोलिजन m इंटू वी नॉट। अब क्या हो रहा है, टोटल मास छोटो m बड़ो m इंटू क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी v। तो इट इज कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला m इंटू वी नॉट अपॉन छोटो m प्लस बड़ो m। एनी डाउट हो भैया, याद रहेगा। तो ये दोनों ब्लॉक यहां से निकला था, कौन से स्पीड से निकला, ये स्पीड से निकला है। ये कब तक आगे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक। एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सा एनर्जी होगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल। सो यहाँ पे जितना काइनेटिक है वहां पे उतना पोटेंशियल है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा बेसिकली टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कंजर्व का मतलब होता है जितना एनर्जी यहाँ पे होगा उतना एनर्जी यहाँ पे होगा। बट हमने ये पढ़ा है कि मीन पे टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल। क्लियर्ड। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन, हाफ टोटल मास छोटो m प्लस बड़ो m दोनों का कॉमन वेलोसिटी v का स्क्वायर, पोटेंशियल एट एक्सट्रीम पोजीशन हाफ इनटू k दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पे x का भी कितना होता है a, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर। हम इसको a डैश लिखे तो चलेगा, या a1 लिख लेते, ठीक है। सो ये क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा हाफ इनटू m इनटू बड़ो m इनटू v का स्क्वायर। बोलो इसको स्क्वायर करो तो हमें मिलेगा ये m का स्क्वायर इनटू v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। m का स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन m प्लस बड़ो m द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू k इंटू a1 का क्या मिलेगा, स्क्वायर। क्लियर विद दिस, ये हाफ ने ये हाफ को मार दी, ठीक है। अब बेसिकली ये वाला टर्म इसके साथ क्या होने वाला है, छो होने वाला है। सो दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट का वैल्यू, इफ यू वांट वी कैन पुट ओवर हियर, क्या है वी नॉट का वैल्यू, a अंडर रूट ऑफ k बाय m। सो यहाँ पे हमको मिलेगा m का स्क्वायर अपॉन छोटो m प्लस बड़ो m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट का वैल्यू अगर ये है तो वी नॉट का स्क्वायर बोलो क्या होगा, a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ k बाय m दैट इज k अपॉन बड़ो m
इज इक्वल्स टू के इंटू ए वन का स्क्वायर, ये के ने के को मार दी, यस सर, ये एम ने एम को मार दी, यस सर, ये स्क्वायर यहाँ पे रूट बनेगा, सो ए वन इज इक्वल्स टू, ए तो बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ बड़ो एम अपॉन एम प्लस छोटो एम, दैट्स द आंसर, दिस इज द न्यू एम्पलीट्यूड, दिस इज द न्यू एम्पलीट्यूड, एनी डाउट ओवर हियर, क्लियर्ड विद दिस, ये समझा बच्चों, ओके। नाउ अब क्या पूछा उन्होंने ये भी पूछा है, एंड फाइंड द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, क्या बोले बेटा, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, क्लियर्ड विद दिस। अब किस तरीके से करेंगे न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये किसका वैल्यू, वी का वैल्यू मिला, ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिला, सो ए अपॉन ए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो ए डैश अपॉन ए का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू, यस कैरी ऑन, बोलो एम अपॉन छोटो एम प्लस बड़ो एम, इनका रेशियो पूछा तो ये लिख लेना, ठीक है। यस, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा रहता है, इनवर्स, बराबर है ना बच्चों। सो इसका मतलब t इक्वल टू, यस t इक्वल टू सर दैट इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, बराबर है। तो n का वैल्यू क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, f इज इक्वल्स टू, तो f1 अपॉन f2, बराबर है, या फिर मैं इसको f1 कहेंगे, इनिशियल को f कहेंगे, उसका मास का रिलेशन क्या रहेगा, f का रिलेशन क्या रहेगा मास के साथ, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m, इनवर्स रिलेट टू मास, पहले मास कितना था, पहले मास सिर्फ m था, तो इनवर्स से रिलेटेड टू m ना, तो f1 के लिए मास क्या लेंगे, m1 दैट इज टोटल मास, दैट इज बर्ड ऑफ m प्लस m, और ये क्या मिलेगा m, दैट्स द फाइनल आंसर, सो अंडर रूट ऑफ m अपॉन m प्लस m, क्लियर दैट दिस, ये दोनों का रेशियो है, तो f को वहाँ पे मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ पे, क्लियर है, कैसे क्या समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जब भी ऐसे कोलिजन के कुछ सम्स आ रहे हैं, मेन पोजीशन पे कुछ हम लोग पुट कर रहे हैं, एफ नेट जीरो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा, कितना आगे तक जाएगा, क्या करेंगे बेटा, यहाँ का काइनेटिक वहाँ के पोटेंशियल में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। यस, कॉपी। नेक्स्ट हम वी आर हैविंग अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ओके। यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, a mass of 3 kg and a mass of 6 kg. The system shown in the figure can move on a smooth surface. Initially the spring is compressed by 6 centimeter. Initially इतना compression, spring को इतना compress करके रखा है। अब जैसे हमने इसको छोड़ दिया तो ब्लॉक मूव होने का चालू होगा, and both will move in which direction? Opposite direction. Such that, ठीक है बच्चों, स्टार्ट अभी यहाँ पे ना बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, और सिंस सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x1 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x2 है, तब वी कैन से कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x0, बराबर है ना बच्चों। कितने से कॉम्प्रेस था, 6 सेंटीमीटर से कॉम्प्रेस था, सो ये दोनों का मिलके उतना ही कॉम्प्रेस होगा, क्लियर विद दिस, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा जितना यहाँ पे कॉम्प्रेशन था, दोनों का मिलके, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, वही पोजीशन पे रहेगा, बिकॉज यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, क्लियर विद दिस, ओके। नाउ बेसिकली यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले टाइम पीरियड पूछा, सो बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी पर अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के, वेयर म्यू, ये कॉन्सेप्ट किस में जाएगा, रेडियस मास कॉन्सेप्ट में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा, म्यू इज रेडियस मास, हमने क्या लिखा था, म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल टू 3 into 6 that is 18 upon 3 plus 6 9, तो कितना मिलेगा 2, so 2 kg मिला। so therefore जो टाइम पीरियड t का फॉर्मूला that is 2 pi under root of m that is 2 मतलब mu upon k that is 800 given, that is equal to 21, और ये कितना होगा 400 का रूट कितना होगा बच्चों, that is 20, so that is pi by 10 seconds, ये टाइम पीरियड है। so इतने टाइम पीरियड से वो ऑसिलेट कर रहा है। now they are asking amplitude of 3 kg block, okay, that means x1 और ये x2, मतलब ये मैक्सिमम x1 ही डिस्प्लेस हो सकता है, ये x2 डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। अब x1 प्लस x2 यहाँ पे क्या बोलेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहने वाला है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था ना, तो इनिशियली रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास में क्या होगा, नो चेंज आएगा, क्योंकि इनिशियली कैसा था बेटा, ये रेस्ट पे था, ठीक है ना बेटा। क्लियर है, जब इसको कंप्रेस करके रखा था, तो हम ये कह सकते हैं, और हमको ये भी पता है कि m इंटू x1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2, m इंटू x1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2, तो m1 into x1 is equal to m2 into x2. Center of mass divide the masses in the inverse. Center of mass divide the distance in the inverse ratio of masses. बराबर है बच्चों। जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। So m1 is equal to 3, x1 is equal to m2 is equal to 6 multiply by x2, बराबर है, yes. So x1 का वैल्यू क्या मिलेगा, that is equal to 2x2, बराबर है, ओके। So यहाँ पे पुट करते हैं, बोलो बच्चों, तो 3x2
plus x2 is equal to x0, that is equal to 6. So 4x2, just a second, 2x2. So 2x2 plus x2 is equal to 6, that is equal to 3x2 is equal to 6. So x2 का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 2, तो 2 सेंटीमीटर. तो इसका एम्पलीट्यूड कितना 2 सेंटीमीटर. x2 मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट है. तो x1 कितना मिलेगा, x1 मिलेगा 4 सेंटीमीटर. देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ 3 kg ब्लॉक इज कितना बेटा 4 और एम्पलीट्यूड ऑफ 6 kg ब्लॉक इज 2. या फिर एक और कंसेप्ट है कि A1 अपॉन A2 एम्पलीट्यूड और मास का रिलेशन इनवर्स है. यहाँ पर हम लिखेंगे M2 अपॉन M1. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू फाइंड A1 तो हम उसको ऐसे लिखने का ध्यान देना बेटा. टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल एम इतना, नीचे टोटल मास M1 प्लस M2 और A1 है तो ऊपर M2 आएगा. सिमिलरली A2 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू x0. आप ये पुट करके देखना आपको वही आंसर मिलेगा. पुट करो. देखो अभी 3 kg ब्लॉक की बात हो रही है तो इसका पूछा है तो हम ये फाइंड A1 फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे बोलो. M2 कितना है 6 अपॉन 3 प्लस 6. तो 6 अपॉन कितना हो गया 9 और यहाँ पे x0 का वैल्यू कितना दिया 6. तो 6 6 36 अपॉन 9 दैट इज 4. देखो ना वही है x1 का वैल्यू 4 आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पे तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं करना तो ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो भी आप डायरेक्टली एग्जाम में कर सकते हैं. ये समझा फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. सो दोनों का एम्पलीट्यूड मिला. मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ 4 kg ब्लॉक. मोमेंटम के लिए क्या चाहिए बच्चों वेलोसिटी फाइंड करना. ठीक है. इनिशियली जब हमने इसको कंप्रेस करके रखा था ये रेस्ट पे था तो दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम कितना था 0. सिंस एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा मोमेंटम कंजर्व रहेगा. फाइनल मोमेंटम बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो हम ये कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय v1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय v2 बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो दिस इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम. वो क्या रहेगा कंजर्व. सो 3v1 माइनस 6v2 इज इक्वल टू 0. सो 3v1 इज इक्वल टू यस 6v2. देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2v2. v1 इज इक्वल्स टू 2v2. क्लियर है. ओके. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग. अभी ये तो हम लोगों ने अप्लाई किया v1 इज इक्वल टू v2. अब मैक्सिमम मोमेंटम पूछा है ना. अब और क्या करेंगे और क्या कंजर्व होगा सर और एनर्जी कंजर्व होगा. तो पहले कितना एनर्जी था जब हमने उसको कंप्रेस करके रखा था तो हमारे पास सिर्फ एनर्जी था हाफ मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय x0 हाफ k x स्क्वायर. सिर्फ और सिर्फ उसका स्टोर था पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे ही छोड़ोगे तो ये कन्वर्ट किस में होगा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा. तो फाइनल एनर्जी क्या रहेगा हाफ इंटू इसका मास है 3. ये वेलोसिटी v1 से चल रहा है प्लस हाफ इसका मास है 6. ये वेलोसिटी v2 से चल रहा है. बराबर है ना बच्चों. जब रेस्ट पे था तो उसका कौन सा एनर्जी था मतलब पहले सिर्फ पोटेंशियल था. अब क्लियर है उसका कौन सा एनर्जी आएगा बच्चों काइनेटिक आएगा. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ. के का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 800 x0 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 36. बेसिकली 6 अपॉन 100 होता ना तो 100 को 2 बार लिखना. ठीक है. दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 v1 का स्क्वायर. v1 कितना बेटा 2v2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4v2 का स्क्वायर. बराबर है प्लस हाफ इंटू ये कितना है बेटा 6 यस 6 इंटू v2 का स्क्वायर. ठीक है. तो बेसिकली ये हाफ सब में कैंसिल होने वाला है. ओके. ये 2 0 चले गए तो हमारे पास क्या बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 4 12 6 दैट इज इक्वल टू 18 v2 का स्क्वायर. 18 1 18 2 बराबर है बच्चों. यस सर. ओके. 8 2 16 अपॉन 100 तो v2 का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 100. दैट मीन्स v2 का वैल्यू कितना मिलेगा दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड. सो v1 का वैल्यू कितना मिलेगा 0.8 मीटर पर सेकेंड. सो फाइनली व्हाट इज v1 का वैल्यू इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड. बट हम लोग को क्या पूछा है उन्होंने मोमेंटम ऑफ 6 kg ब्लॉक. तो मोमेंटम v1 मिला v2 मिला और मोमेंटम ऑफ 6 kg ब्लॉक. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है इट इज मास इनटू वेलोसिटी. तो मास ऑफ 6 kg ब्लॉक कितना है 6. वेलोसिटी ऑफ 6 kg ब्लॉक कितना है 0.4. मल्टीप्लाई करो तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 दैट इज 2.4. सो बेसिकली ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.4 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज मोमेंटम ऑफ 6 kg ब्लॉक. क्लियर है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग को याद रखने का. ठीक है. अब डायरेक्टली अप्लाई करेगा ना तो भी चलता है बट कंसेप्ट समझो किस तरीके से आता है. ठीक है. ये बेसिक टर्म्स हमने सेंटर ऑफ मास में देखा था. ठीक है. ओके. चलो थैंक यू.